हेलो दोस्तों, पॉडकास्ट पॉइंट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएचसीएससी 2021 का जो एग्ज़ामिनेशन होना है, अब पता नहीं वो कब होना है, लेकिन जब भी कभी होना है तो उसके सिलेबस में जो 7वां बिंदु है उसमें हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणा, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस नाम से ये दिया हुआ है। और इसमें बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और आप जान रहे हैं कि हर इकाई से कुछ सवाल आने हैं। तो काव्य भाषा, बिंब, मिथक, कल्पना, फैंटेसी, अ, निजनधरी कथा, कवि समय, काव्य रूढ़ी, ये तमाम शब्द हैं। तो हम एक-एक करके इन शब्दों को अलग-अलग छोटे-छोटे वीडियोज़ में कवर करेंगे। आज मैं उसी में से कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। इसी बीच अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप पर यूपीएचईएससी जीएस हिंदी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएचईएससी जीएस हिंदी, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। खैर, इससे पहले मैं सिलेबस पर आऊँ और बताऊँ, आपको ये बताना ज़रूरी है। बहुत ख्याल रखिए अपना, समय ठीक नहीं है और एग्ज़ामिनेशन भी नहीं हो पाएगा, आप जान रहे हैं अपने समय से, जो कि मई में होना था। तो बहुत-बहुत अपना ख़्याल रखिए, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए और तमाम कोविड के नॉर्म्स को फ़ॉलो करते रहिए। और ये समय है, अगर आप घर में हैं तो इसका फ़ायदा उठाइए और इस समय का पूरा यूटिलाइज़ेशन कीजिए। अपनी पढ़ाई को जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन पे फ़ोकस कीजिए। हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द हम जल्दी से आज करेंगे। सबसे पहला देखिए, अंतर्विरोध और विरोधाभास, ये 2 शब्द हैं, आपको पढ़ने हैं। तो देखिए 2 अलग-अलग शब्द हैं, है ना? लेकिन अ, आपको लगेंगे ये एक जैसे शब्द। है क्या? देखिए, मार्क्सवादी विचारधारा का जो विकासक्रम है उसमें दोनों शब्द आके अंतर्विरोध और विरोधाभास कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं। लेकिन अंतर्विरोध अंग्रेज़ी के कॉन्ट्रडिक्शन शब्द से लिया गया है। अगर आपको आ जाए एग्ज़ाम में अंतर्विरोध अंग्रेज़ी किस शब्द से लिया गया है, विरोधाभास किससे लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रडिक्शन से अंतर्विरोध लिया गया है, ठीक है? अब मार्क्सवादी विचारकों ने ये रेखांकित किया था कि समाज में मुख्य रूप से 2 वर्ग रहते हैं, आप जानते हैं, जिनके बीच में संघर्ष होता रहता है ना? तो उसी संघर्ष ये संघर्ष जब तक चलता रहता है, जब तक एक परिवर्तन नहीं आ जाता और तीसरी घटना नहीं उत्पन्न हो जाती है। कैसे इसको समझें? देखिए, 2 विचार हैं, दोनों टकराते हैं। जब 2 विचार टकराएँगे तो जो तीसरा विचार निकलेगा, तब तक वो विचारों की टकराहट चलती रहेगी, जब तक कि कोई नया दर्शन खड़ा नहीं हो जाता समाज में, है ना? तो नए वर्ग के जन्म लेने के बाद समाज में नए-नए अंतर्विरोध जन्म ले लेते हैं और फिर एक नया संघर्ष शुरू हो जाता है ना? एक विचार आएगा, फिर उसके विरोध में एक और विचार खड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो समाज का इस तरीके से विकास होता है और ये हमेशा होता रहता है ना? इसी को लेकर अंतर्विरोध जो है निरंतर चलता रहता है, यही अंतर्विरोध है और बाकी सब कुछ जो है वो छोटे-छोटे अंतर्विरोध होते हैं। तो समाज को बदलना और एक बेहतर व्यवस्था में लेकर आना, यहाँ पर आपको मुख्य और बाकी अंतर्विरोधों की पहचान होती है। तो इसको आप समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि किस विचारधारा से अंतर्विरोध शब्द जुड़ा हुआ है या फिर किस विचारधारा में कहा गया है कि समाज अंतर्विरोधों की वजह से निरंतर विकास में रहता है, तो आपको बताना है मार्क्सवादी विचार, ठीक है? तो ये आपका एक प्रश्न ये भी बनता है। अब अंतर्विरोध शब्द जो है वो ख़ास तौर पे राजनीतिक चिंतन के लिए प्रयुक्त होता था, जहाँ से मार्क्सवादी आलोचना के विकास के दौरान साहित्य में भी प्रयुक्त होने लगा। तो मार्क्सवादी विचारधारा, अंतर्विरोध, ये ध्यान में रखना है। अब अगला विरोधाभास। विरोधाभास का अर्थ क्या है? कि विरोध का आपको एक आभास हो रहा है, समझ रहे हैं? कि विरोध है नहीं लेकिन आभास हो रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरी आँखों से आँसू टपक रहे हैं लेकिन मेरी आँखें सूखी हैं। आप कहेंगे ये कैसी बात है? कह रहा है कि पानी भी टपक रहा है और सूखा भी है ना? बाल्टी में पानी है लेकिन सब कुछ सूखा-सूखा लग रहा है। यानी है ना, विरोध है ना कि गीला भी है, सूखा भी है। तो इसी को बोलते हैं विरोधाभास। साहित्य में, संस्कृत साहित्य में ये अलंकार भी है, जहाँ पर जैसे उजरनी बसी है हमारी अखियाँ नी देखो। प्रसाद भी लिखते हैं कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृढ़ जल का। ज्वाला शीतल हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो अंतर्विरोध का आपको यहाँ पर विरोधाभास का आपको एक विरोध का आभास यहाँ पर हो रहा है। इस वजह से निकला है विरोधाभास। तो
अंतर्विरोध की भ्रांत की पहचान भी विरोधाभास से तात्पर्य है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृढ़ जल का, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप बता सकते हैं विरोधाभास अलंकार है। या मान लीजिए आपसे उदाहरण पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा उदाहरण विरोधाभास दर्शाता है, तो आप बता सकते हैं कि जब दो परस्पर विरोधी चीज़ें और उनमें विरोध का आभास होता है तो विरोधाभास होता है। ठीक है। अब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं के लिए ज़रूरी शर्त यह है कि अंतर्विरोध की पहचान हो, ताकि वे अपने संघर्ष की सही दिशा निर्धारित कर सकें, है ना। तो ये थोड़ा सा गूढ़ है, आप इसमें ना ही जाएं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सब्जेक्टिव नहीं है। तात्पर्य ये है कि अंतर्विरोध और विरोधाभास मार्क्सवादी आलोचना शास्त्र में इस्तेमाल किए जाने वाले नवीन पारिभाषिक शब्द हैं। तो मार्क्सवादी आलोचना से इनका सरोकार है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वहाँ बन सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन से लिया गया है अंतर्विरोध, किससे, मार्क्सवाद से संबंधित है। और दूसरा, विरोधाभास के उदाहरण देके आपसे पूछा जा सकता है कि विरोधाभास इसमें से किसका किसका उदाहरण है। ठीक है। अगला आ जाइए, अजनबियत। जल्दी से ख़त्म करते हैं। अजनबियत क्या है? एलिनेशन शब्द का हिंदी पर्याय है। पूछा जा सकता है कि एलिनेशन शब्द का हिंदी पर्याय क्या है, तो आप बता दीजिए अजनबियत है। बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, जैसे पराया होना, अजनबी होना, अकेलापन, ये शब्द हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो साहित्येतर अगर बात करें तो समाज विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अनुशासन विज्ञान, इन सब में ये प्रयुक्त होता है, लेकिन हमको ये नहीं देखना है। अंग्रेजी का एलिनेशन शब्द किससे बना है? एलियनेशियों से निर्मित है, जिसका अर्थ है विमुख होना, यानी स्थानांतरित हो गया, कुछ हस्तांतरण हो गया। तो बर्टोल्ट ब्रेख्त एक नाटककार हैं, जर्मन बहुत प्रसिद्ध नाटककार हैं, है ना। तो 1920 के आसपास उन्होंने डीफैमिलियराइजेशन की अवधारणा को एलियनेशन इफेक्ट के रूप में पहचाना। सवाल बना यहाँ पर कि बर्टोल्ट ब्रेख्त का संबंध किससे है, तो आपको बताना है एलियनेशन से है। उन्होंने किस रूसी रूपवाद की अवधारणा को एलियनेशन के रूप में पहचाना? डीफैमिलियराइजेशन को, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो याद रखिएगा, डीफैमिलियराइजेशन, एलियनेशन इफेक्ट, बर्टोल्ट ब्रेख्त। ठीक है। अजनबियत 2 तरीके से दृष्टियों से विचार किया जाता है, मार्क्सवादी और अस्तित्ववादी। मार्क्सवाद आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि में अजनबियत की समस्या पर विचार करता है, यानी व्यक्तित्व की अपनी मनुष्य उत्पादन को रूप देता है, संवारता है और व्यक्तित्व की अपनी उस अभिव्यक्ति करता है। और एक लेवल ऐसा आता है जहाँ वो अपने आप को ही एक तरीके से, अपने आप की पहचान को ही उसमें छाप छोड़ता है, यानी पुनरुत्पादित करता है ना। तो पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादक का उत्पादन से लगाव नहीं रह जाता है, उत्पादन उसका चुनाव नहीं है। यानी एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ पैसे पर चलती है, पूंजी पर चलती है, वहाँ पर क्या होता है, उत्पादक जो होता है, प्रोड्यूसर जो होता है, उसका उत्पादन से लगाव नहीं है। मान लीजिए मैंने साबुन बनाया, अब साबुन बनाने वाला और साबुन, उत्पादक और उत्पादन, इन दोनों के बीच में लगाव नहीं रहता है ना। यानी उत्पादन मुझे करना है, ये उत्पादक का चुनाव नहीं है। समझिए इस चीज़ को। मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, मेरी मजबूरी है, मुझे बनाना था। पूंजीवादी व्यवस्था है, नहीं बनाऊंगा पैसा नहीं मिलेगा, यानी मेरा उससे लगाव है नहीं। यानी वो किसी अजनबी के लिए, मेरे मालिक ने मुझे बोल दिया कि आज आपको एक साबुन बनाना है, मैंने वो साबुन बना दिया, लेकिन साबुन और मेरे बीच में, दोनों के बीच में एक अलगाव है ना। यही है अलगाव, इसी को बोलते हैं। यानी वो मेरी पसंद नहीं था कि मैं बनाऊं, मालिक ने मुझे बोला, मैंने बना दिया। यानी मैं एक अजनबी के लिए उत्पादन कर रहा हूँ, अपने श्रम को बेचने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। हो सकता है मुझे इससे अच्छा काम मिल जाए, हो सकता है मैं उत्पादन करने के लिए नहीं बना, मैं किसी और चीज़ के लिए बनाऊँ, मैं प्रशासन के लिए बनाऊँ, लेकिन मेरे पास इस समय चॉइस नहीं है, तो मैं उत्पादन कर रहा हूँ, अपने मालिक की वजह से कर रहा हूँ, मेरा कुछ और मन है। तो इसी को बोलते हैं अजनबी के लिए उत्पादन करना। ठीक है। तो ये मार्क्सवादी दृष्टि इस तरीके से इस पर वो करती है। अब आ जाइए अस्तित्ववादी दर्शन। तो सार्त्र, ज्यां-पाल सार्त्र, आपने नाम सुना होगा, और हाइडेगर, मार्टिन हाइडेगर, इन्होंने भी अजनबियत पर अपने अपने ढंग से विचार किया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एलियनेशन यानी अजनबीपन से जुड़े हुए 2 दार्शनिकों के नाम बताइए। तो ज्यां-पाल सार्त्र और हाइडेगर, आपको ये 2 नाम बताने हैं। हाइडेगर की कृति का नाम है बीइंग एंड टाइम, उसमें उन्होंने इसको रेखांकित किया है। तो अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखिएगा बीइंग एंड टाइम। ठीक है। सार्त्र ने अनस्तित्व नाम से, यानी नथिंगनेस, बीइंग एंड नथिंगनेस नाम से दूसरों के लिए जीने की अवधारणा को अजनबियत कहा है। तो उससे पूछ सकते हैं। देखिए 3-4 सवाल बन गए। एलियनेशन इफेक्ट,
डीफेमिलियराइजेशन, बर्टोल्ड ब्रेख्त, अस्तित्ववादी दर्शन, ज्यां पाल सार्त्र, मार्टिन हेडेगर और बीइंग एंड नथिंगनेस किसकी रचना है? सार्त्र की रचना है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर बनते हैं। इस सब में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तोयेवस्की, काफ्का, कामुस, सार्त्र में यहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अजनबीपन का एक प्रभाव अंधेरे में नाम की कविता आपने पढ़ी होगी मुक्तिबोध की, उसमें आपको दिखाई देता है। अजनबियत का प्रभाव दुनिया भर के साहित्य में पढ़ा ही है ना? तो मुक्तिबोध की कविता में भी पढ़ा है। इसके अलावा मुक्तिबोध, अज्ञेय, कुंवर नारायण, मुद्रा राक्षस, इन सब में अस्तित्ववादी साहित्य दर्शन से प्रभावित के लोग हैं ही। तो अजनबियत के मूल में समकालीन समाज व्यवस्था, सर्वग्रासी राजनीति, अलगाववादी नौकरशाही, ये सब काम करता है, जिनकी वजह से आप अजनबी अकेले रहने को मजबूर हो जाते हैं, है ना? नई कहानी, नई कविता, इन सब पर आप प्रभाव देखते हैं। तो आप पूछा जा सकता है कि किस पर अजनबियत का प्रभाव देखा जा सकता है? तो नई कविता और नई कहानी पर। ठीक है, चलिए, तो आपको मैंने आज 2 चीज़ें करा दी। पहला है कि एलियनेशन, अजनबियत क्या होता है, दूसरा है अंतर्विरोध और विरोधाभास क्या होता है। सिलेबस हमारे ये है। अगले में हम लोग कुछ और देखेंगे, और अगले में शायद हम लोग मैं आपको बाकी मार्क्सवाद, अब मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, शायद इनमें से मैं आपको कुछ कराऊं, या फिर हो सकता है काव्य भाषा, बिंब, मिथक, कल्पना पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, UPHE SCGS हिंदी नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, आप वो सब्सक्राइब कर लें। आप में से बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं GS की भी सामग्री आपको दूँ, जल्दी डालता जाऊँ, कुछ सवाल आएंगे 30 सवाल, तो मैं आपको जल्दी से GS का डिस्कशन भी जल्दी मैं एक प्लेटफॉर्म पर मैं शुरू करने जा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा अभी तो फ़िलहाल, और ये सब डिस्कशन भी हम उस प्लेटफॉर्म पर करेंगे। तो आप लोग अपना खूब ख्याल रखिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए।